तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया था, हम लोगों ने स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर हमने डिफाइन किया था, ठीक है। लास्ट लास्ट लेक्चर में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर हमने डिफाइन किया था। फिर हम लोगों ने एंड्योरेंस लिमिट डिफाइन किया था, एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। एंड्योरेंस लिमिट डिफाइन करने के बाद हम लोगों ने एसएन कर्व देखा था, क्या होता है एसएन कर्व, वी हैव सीन दैट। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या देखा था कि एंड्योरेंस लिमिट जो होता है वो लेबोरेटरी टेस्टिंग करके निकाला जाता है, राइट। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर का एंड्योरेंस लिमिट वेरियस फैक्टर्स की वजह से लेबोरेटरी टेस्टेड स्पेसिमेन से कम होता है। तो उसके लिए हम लोगों को एंड्योरेंस लिमिट को करेक्ट करना होता है। तो ऐसे बहुत सारे करेक्शन फैक्टर्स भी हम लोगों ने डिटरमाइन किया था, ठीक है। तो अभी आज हम लोग थोड़ा सा और बचा है, फेलियर थ्योरीज जो है, फैटिग फेलियर थ्योरीज, वो हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो, देखो अगर स्टैटिक लोडिंग अगर स्टैटिक लोडिंग है, ठीक है, और ये मान लो डायनामिक लोडिंग है। डायनामिक मतलब फैटिग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। डायनामिक लोडिंग मतलब यहाँ पे इंपैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। डायनामिक मतलब यहाँ पे रिपीटेड लोडिंग या फ्लक्चुएटिंग लोडिंग या फिर फैटिग लोडिंग, इस तरीके की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से अगर स्टैटिक लोडिंग है और यूनिएक्सियल लोडिंग है, मतलब 1D लोडिंग है, मतलब स्ट्रेस का एक ही कंपोनेंट रहेगा, बाकी सारे कंपोनेंट्स जीरो रहेंगे। इन दैट केस हम लोग कोई भी मशीन एलिमेंट को डिजाइन कैसे करते हैं, हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ लेके डिजाइन करते हैं, राइट। यील्ड स्ट्रेंथ इसको लेके हम डिजाइन करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ रहेगा, दैट इज ओके। बट डिजाइन करने के लिए, डायमेंशंस डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर डक्टाइल मटेरियल हो गया तो हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ यूज करेंगे, अगर ब्रिटल मटेरियल हो गया तो अल्टीमेट यूज करेंगे, ठीक है। अगर स्टैटिक लोडिंग है तो डायमेंशंस डिफाइन करने के लिए 1D केस के लिए ये है, ठीक। उसी तरह अगर डायनामिक लोडिंग है, और 1D स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, ठीक है। तो अभी 1D स्टेट ऑफ स्ट्रेस दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। कंप्लीटली रिवर्स हो सकता है, ये हमने टर्मिनोलॉजिकल देखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग लोडिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो अगर डायनामिक लोडिंग में 1D लोडिंग है और कंप्लीटली रिवर्स्ड लोडिंग है, तो हम लोगों के लिए फेलियर क्राइटेरिया या फिर डायमेंशन डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एंड्योरेंस लिमिट इन बेंडिंग यूज करेंगे, ठीक है। बेंडिंग या फिर एंड्योरेंस लिमिट इन एक्सियल या फिर एंड्योरेंस लिमिट इन टॉर्शन हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग को अगर एंड्योरेंस लिमिट इन कंप्लीटली रिवर्स्ड बेंडिंग पता है, तो एक्सियल के लिए क्या करेंगे, 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और शेयरिंग के लिए क्या करेंगे, ट्रेस्का क्राइटेरियन या डिस्टॉर्शन वाला यूज करेंगे, मतलब 0.5 टाइम्स दिस और 0.5 टाइम्स 0.577 टाइम्स दिस, मतलब दिस इज इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स दिस और 0.577 टाइम्स दिस, ओके। शेयरिंग के लिए, एक्सियल के लिए क्या हो जाएगा, 0.8 टाइम्स कंप्लीटली रिवर्स, ओके, ठीक है। ये हो गया अगर कंप्लीटली रिवर्स्ड लोडिंग है और 1D लोडिंग है, तो स्ट्रक्चर का डायमेंशंस डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, एंड्योरेंस लिमिट यूज करेंगे, ठीक है। इनकेस अगर हम लोगों का स्ट्रक्चर 1D लोडिंग है और कंप्लीटली रिवर्स्ड नहीं है, दैट मींस लोडिंग का एक मीन स्ट्रेस रहेगा और एक एम्पलीट्यूड स्ट्रेस भी रहेगा। इस तरीके का अगर कोई सिचुएशन हो रहा है, दैट मींस फ्लक्चुएटिंग लोडिंग हो रहा है, तो एंड्योरेंस लिमिट से ही सिर्फ हम लोग डिजाइन नहीं कर सकते। तो हम लोगों के लिए कुछ एक फेलियर क्राइटेरिया चाहिए, जो जिसमें मीन स्ट्रेस एंड एम्पलीट्यूड स्ट्रेस दोनों फेलियर क्राइटेरिया में अकाउंट में लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई फेलियर क्राइटेरिया चाहिए जो मीन स्ट्रेस और एम्पलीट्यूड स्ट्रेस दोनों को अकाउंट में ले, ठीक है। तो उस तरीके के फेलियर क्राइटेरिया हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है, जैसे मान लो कंबाइंड लोडिंग हो गया, स्टैटिक केस में कंबाइंड लोडिंग हो गया, ठीक है। कंबाइंड लोडिंग, तो कंबाइंड लोडिंग के लिए, स्टैटिक केसेस के लिए हम लोगों के पास क्या था, फेलियर थ्योरी थे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी था, ठीक है, ट्रेस्का क्राइटेरियन था, वॉन माइजर्स डिस्टॉर्शन एनर्जी क्राइटेरिया था, ठीक है। ये तीन क्राइटेरिया था अगर कंबाइंड लोडिंग है तो यहाँ पे भी अगर कंबाइंड लोडिंग है तो हम लोग जनरली वॉन माइजर्स क्राइटेरिया ही यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ा टेक्निकल अलग है, वो हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक, ओके।
तो आइडिया क्लियर है। स्टैटिक लोडिंग 1D हो गया तो डायरेक्टली यील्ड या अल्टीमेट लेके डायमेंशन डिटरमाइन करना है। कंबाइंड लोडिंग हो गया तो इन तीनों में से कोई एक यूज करना है स्टैटिक लोडिंग में। क्लियर। अगर डायनामिक लोडिंग हो गया तो डायनामिक लोडिंग में अगर कंप्लीटली रिवर्स्ड है तो सिंपली एंड्योरेंस लिमिट लेके हम लोग डिजाइन करेंगे, बेंडिंग हो या ट्विस्टिंग हो या फिर एक्सियल लोडिंग हो, जो भी है कोरस्पॉन्डिंगली हम एंड्योरेंस लिमिट, कोरस्पॉन्डिंग एंड्योरेंस लिमिट लेके हम स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग लोडिंग है जिसमें मीन और एम्पलीट्यूड दोनों रहेंगे तो अभी हम लोग आज जो डिजाइन क्राइटेरिया, जो फेलियर थ्योरी देखेंगे वो सब यूज करना पड़ेगा। ठीक है। सिर्फ एंड्योरेंस लिमिट से हम डिजाइन नहीं कर सकते। हम लोगों के लिए फेलियर सरफेसेस चाहिए और फेलियर क्राइटेरिया चाहिए। वो फेलियर क्राइटेरिया हम लोग आज देखेंगे इस लेक्चर में। क्लियर। ठीक है। तो सबसे पहला जो फेलियर क्राइटेरिया है, अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर पे फ्लक्चुएटिंग या रिपीटेड लोडिंग, इस तरीके का लोडिंग लग रहा है जिसमें सिग्मा एम भी रहेगा, सिग्मा एम भी नॉन जीरो है एंड सिग्मा ए भी नॉन जीरो है। ठीक है। तो उसके लिए जो फेलियर क्राइटेरिया है, पहला वाला फेलियर क्राइटेरिया है गुडमैन्स क्राइटेरिया। ठीक है, गुडमैन्स क्राइटेरिया। ठीक है। इस गुडमैन्स क्राइटेरिया में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। तो ये वाई एक्सिस में हो गया। वाई एक्सिस में हम लोग क्या ले लेते हैं, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड ले लेते हैं। ठीक है। और एक्स एक्सिस में क्या ले लेते हैं आप, एक्स एक्सिस में सिग्मा मीन ले लेते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें दो पॉइंट और मार्क कर लेंगे। जैसे मान लो पहला वाला हो गया अल्टीमेट ये यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंशन या कंप्रेशन जो भी हो, और दूसरा वाला हो जाएगा अल्टीमेट। ठीक है, टेंशन कंप्रेशन जो भी हो। ठीक। सिमिलरली यहां पे भी यील्ड, यहां पे भी यील्ड है। ठीक है, सॉरी यहां पे यील्ड नहीं, यहां पे एंड्योरेंस। ठीक है, यहां पे रहेगा एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है। ठीक है, यहां पे रहेगा एंड्योरेंस लिमिट। अभी देखो स्ट्रेस का अगर एम्पलीट्यूड जीरो है, कंप्लीटली एम्पलीट्यूड जीरो है स्ट्रेस का, मतलब किसी एम्पलीट्यूड जीरो है तो मतलब स्टैटिक लोडिंग हो गया। एम्पलीट्यूड जीरो है मतलब स्टैटिक लोडिंग हो गया। तो स्टैटिक लोडिंग के लिए वाई टी आई यू टी होगा डिजाइन क्राइटेरिया। ठीक है। अभी अगर मान लो स्ट्रेस का मीन जीरो हो गया, मतलब कंप्लीटली रिवर्स हो गया, मीन जीरो हो गया, तो क्राइटेरिया हमारा एस ई हो जाएगा, एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है। अभी अगर दोनों नॉन जीरो है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्राइटेरिया जो जनरली हम लोग लीनियर क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। तो गुडमैन्स क्राइटेरिया इज ए लीनियर क्राइटेरिया जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरीके का। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन क्राइटेरिया है। तो दिस इज वन ऑफ आवर फेलियर सरफेस। ठीक है, ये गुडमैन्स क्राइटेरिया जो है ये स्ट्रेट लाइन फेलियर सरफेस है। ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। तो इसका सिंपल इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। राइट, इंटरसेप्ट फॉर्म में ये होता है। तो हमारा x क्या है, सिग्मा m है। ठीक है। और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पे ये, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा एस यू टी प्लस वाई बाई बी। वाई क्या है, सिग्मा ए है, और बी क्या है, एस ई है। ओके, एंड्योरेंस लिमिट एस ई, दिस इज इक्वल्स टू 1। so this is our Goodman's criteria। ठीक है। तो Goodman's criteria is this। so this is our Goodman's criteria। ठीक है। अभी भी हम 1D लोडिंग पे ही है। ठीक है, लोडिंग 1D है, लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग है जिसमें हमारे दो कंडीशंस रहेंगे, एक मीन रहेगा और एक एम्पलीट्यूड रहेगा। ठीक है। तो स्ट्रक्चर का अगर डायमेंशन हमें डिजाइन करना है तो हम ये फेलियर क्राइटेरिया यूज करके डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फेलियर क्राइटेरिया। ठीक है, दिस इज गुडमैन्स क्राइटेरिया। इन केस अगर हमें मान लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है, अगर मान लो हमें कुछ सेफ्टी फैक्टर भी अकाउंट में लेके रखना है, तो क्या करेंगे, अलाउएबल स्ट्रेसेस हमें चाहिए, तो अलाउएबल की जगह हम क्या करेंगे, यूटी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे और एंड्योरेंस को भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड। ओके, यूटी को रिप्लेस कर देंगे अलाउएबल यूटी से, और एंड्योरेंस लिमिट को रिप्लेस कर देंगे अलाउएबल एंड्योरेंस से। ठीक है, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है वो है हमारा सोडरबर्ग्स क्राइटेरिया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है वो है हमारा सोडरबर्ग्स क्राइटेरिया। ठीक है, सोडरबर्ग्स।
ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है वो है हमारा सोडरबर्ग क्राइटेरिया। ये भी सिमिलर स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूटी ये थोड़ा कंजर्वेटिव है, ये थोड़ा हम लोग यहाँ से पास करवाते हैं। ठीक है, दिस इज ए यील्ड स्ट्रेट। ठीक है, सोडरबर्ग क्राइटेरिया में हम लोग इंस्टेड ऑफ अल्टीमेट हम लोग यील्ड लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ ए कंजर्वेटिव क्राइटेरिया, मतलब थोड़ा सेफ साइड में रहने के लिए हम लोग वाईटी ले लेते हैं। तो सोडरबर्ग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा सिग्मा एम इंस्टेड ऑफ क्यू टी हम लोगों का क्या हो जाएगा सिग्मा वाई टी प्लस सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एस ई इक्वल्स टू 1। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर लेना है तो अगेन वाई टी डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी करना है और ई बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी करना है। ठीक है, तो गेट में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना यूजिंग अ सर्टेन क्राइटेरिया, हम लोग देखेंगे। तो दिस इज द सोडरबर्ग क्राइटेरिया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली जब डिटरमाइन किया जाता है तो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स कुछ इस तरीके का रहता है, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स कुछ इस तरीके का रहता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट, तो इस ये सारे पॉइंट्स जो है अभी क्या है फेलियर पॉइंट्स है। तो इस लाइन के बाहर अगर हुआ तो फेलियर है, और इस लाइन के अंदर कोई एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है तो वो क्या है अभी सेफ साइड है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे लीनियर टाइप ऑफ थियरीज। नॉन लीनियर थियरीज भी अवेलेबल है जो कि क्वाइट और मतलब हम लोगों को और रिलायबिलिटी देते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, थोड़ा मोर लीनियंट है। वो थियरीज थोड़े से मोर लीनियंट है, टाइप ऑफ कर्व ऑफ बेस्ट फिट टाइप का कर्व का है। तो वो सेकंड ऑर्डर थियरीज में हम लोग सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, देयर आर मल्टीपल। तो एएसएमई इलिप्टिक है, लैंगलर थियरी है, देन जर्बर्स पैराबोला भी है। तो हम लोग एक ही पढ़ेंगे, जर्बर्स पैराबोला ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर अदर्स आल्सो, एएसएमई इलिप्टिक काफी मतलब कॉमन है, बट हम लोग एक ही करेंगे। ठीक है, नॉन लीनियर थियरीज में सेकंड ऑर्डर थियरीज है, तो ये सेकंड ऑर्डर थियरीज में ये जर्बर्स पैराबोला इज इंपॉर्टेंट, जर्बर्स पैराबोला दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये पैराबोलिक कर्व कुछ इस तरीके का पैराबोलिक कर्व है, ये पैराबोलिक कर्व कुछ इस तरीके का जाता है। ठीक है, तो इसमें से क्या पता चल रहा है, देखो कुछ फेलियर पॉइंट्स पैराबोला के अंदर है मतलब सेफ है, कुछ फेलियर पॉइंट्स बाहर है। ठीक है, कुछ फेलियर पॉइंट्स बाहर है, मतलब देयर इज ए चांस कि हम लोग इस डिजाइन क्राइटेरिया से डिजाइन करेंगे तो देयर इज ए चांस कि वो मटेरियल फेल भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकली कर्व ऑफ बेस्ट फिट है। जैसे ये एक्सपेरिमेंटल डेटा पॉइंट है डॉट वाले, और दिस पैराबोला इज फिटिंग दिस डेटा पॉइंट्स इन ए बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है ना, कर्व ऑफ बेस्ट फिट है, रिग्रेशन टाइप का है, कर्व ऑफ बेस्ट फिट इस तरीके का है। ठीक है, सो दिस जर्बर्स पैराबोला इज ए टाइप ऑफ कर्व ऑफ बेस्ट फिट। तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग इससे डिजाइन करें तो देयर इज ए चांस दैट द स्ट्रक्चर माइट फेल। ठीक है ना, देयर इज ए चांस दैट द स्ट्रक्चर माइट फेल, लेकिन यहाँ पे देखो इसमें अगर डिजाइन करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर हमेशा कंजर्वेटिव में रहेगा। ठीक है, तो ये इन दोनों में से कोई एक यूज करेंगे तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहेगा। सोडरबर्ग इज द मोस्ट कंजर्वेटिव क्राइटेरिया। ठीक है ना, सोडरबर्ग इज द मोस्ट कंजर्वेटिव क्राइटेरिया। तो जर्बर्स पैराबोला का इक्वेशन क्या है, जर्बर्स पैराबोला का इक्वेशन ये है ut square plus this is the square second order term, this is equals to 1. okay, so this second order term ये है, so this is a second order theory। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर लेना है तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो दिस इज द व्हाट जर्बर्स पैराबोला, जिससे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर आवर 3 डिफरेंट फेलियर थ्योरीज। चाहते हो और भी अगर जानना है तो एएसएमई इलिप्टिक एक और एक है, यू कैन लर्न इट, एएसएमई इलिप्टिक। तो इंस्टेड ऑफ पैराबोलिक वो इलिप्टिक फिगर होगा, ये जैसे पैराबोलिक कर्व है, इंस्टेड ऑफ दैट वो एएसएमई इलिप्टिक शेप होगा, बस दैट्स इट। और भी है लैंगलेस थ्योरी वगैरह है बहुत सारे, तो रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकेस जानना है तो यू कैन फॉलो शिगले, शिगले के बुक में चेक कर सकते हो, शिगले। ओके, हम लोग नहीं करेंगे। और भाई अब तक कुछ डाउट है, हमने अब तक जो किया है इसमें कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ओके ओके, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि अगर कॉम्बाइंड लोडिंग हो रहा है
यहां तक हमने जो भी फेलियर क्राइटेरिया पढ़ा है, ये 3 फेलियर क्राइटेरिया हमने पढ़ा है, दिस इज ओनली फॉर 1D लोडिंग। अगर कॉम्बाइंड लोडिंग है तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। फेलियर क्राइटेरिया यही है, लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स वो हम बताते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर कॉम्बाइंड लोडिंग है, कोई एक स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू कॉम्बाइंड फैटिग लोडिंग है, कॉम्बाइंड फैटिग लोडिंग, ठीक है ना। तो स्ट्रेस एलिमेंट सब्जेक्टेड टू कॉम्बाइंड लोडिंग क्या होता है, किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स रहेगा, यहाँ पे सिग्मा वाई रहेगा, ठीक है, और क्या रहेगा, सिग्मा एक्स वाई भी रहेगा। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग की वजह से ऐसा स्ट्रेसेस आता है, ठीक है। तो हमने स्टैटिक फेलियर थ्योरीज में इस तरीके के सिस्टम को कैसे सॉल्व किया जाता है हमने देखा है, ठीक है। अब फैटिग लोडिंग में कैसे सॉल्व किया जाता है, अब फैटिग लोडिंग में देखो सिग्मा एक्स का एक मिनिमम वैल्यू रहेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, ठीक है। सिमिलरली सिग्मा वाई का भी एक मिनिमम और मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। और शियर का भी एक मिनिमम और मैक्सिमम रहेगा, मिनिमम और मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। अब तीनों में मिनिमम मैक्सिमम दोनों ऐसे रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एक्स का एक मीन ये निकाल ले लेंगे, सिग्मा एक्स का एक मीन निकाल ले लेंगे, ठीक है। और सिग्मा एक्स का एक एम्पलीट्यूड भी निकाल ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली सिग्मा वाई का भी मीन और एम्पलीट्यूड निकालेंगे, सिग्मा वाई का भी और सिग्मा एक्स वाई का भी, सिग्मा एक्स वाई का भी मीन और एम्पलीट्यूड हम निकाल लेंगे, ठीक है। इन तीनों का मीन और एम्पलीट्यूड हम निकाल ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जैसे फेलियर थ्योरीज में हम लोग यूज करते थे स्टैटिक में, हम लोगों को एक इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना होता था, ठीक है। तो अभी हम लोग एक इसी तरीके से एक मीन इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लेंगे, दिस इज मीन इफेक्टिव स्ट्रेस। मीन इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे कैसे, डिस्टॉर्शन एनर्जी यूज करके, ठीक है। 1/√2 अंडर रूट सिग्मा एक्स मीन माइनस सिग्मा वाई मीन होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई मीन होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स मीन होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स वाई मीन होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टॉर्शन एनर्जी वाला ये है, डिस्टॉर्शन एनर्जी वाला एक्सप्रेशन है, उसमें से हम लोग एक इफेक्टिव मीन स्ट्रेस निकाल ले लेंगे, सिमिलरली एक सिग्मा इफेक्टिव एम्पलीट्यूड स्ट्रेस भी निकाल ले लेंगे, इसी तरीके का। सर स्क्वायर लेना है कि रूट लेना है ऊपर? हाँ हाँ, ऊपर वाले इक्वेशन में आपने स्क्वायर बोला, लेकिन शायद 1/2 रूट लिखा है। हाँ 1/√2 है ना, हाँ 1/√2 मल्टीप्लाइड विद दिस है नहीं, ना। आपने ओके, तो ये पूरा जो सिग्मा एम एंड बाकी जो इक्वेशन है पूरे रूट के अंडर है ना? हाँ ये पूरा ब्रैकेट रूट के अंदर है, मल्टीप्लाइड विद 1/√2 है ना। बॉर्न मेजर्स वाला थियरी हम लोगों ने अच्छा अच्छा, किया वो है आपने ना। बोलते समय स्क्वायर बोला था शायद। नहीं रूट के अंदर ही बोला है ना, स्क्वायर ऑफ दिस है, स्क्वायर इसके रूट के अंदर ही स्क्वायर है, रूट के अंदर ये सारे स्क्वायर है ना। ओके ओके सर, ठीक। डिस्टॉर्शन एनर्जी वाला हम लोगों ने डिस्कस किया था ना लास्ट एक दो लेक्चर पहले, तो उसपे हम लोगों ने ये हाँ हाँ, ऐसा स्ट्रेसेस, ये यस स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस डिराइव किया था ना हमने डिस्टॉर्शन एनर्जी से। यस। तो वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के टर्म्स पे था, है ना, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के टर्म पे था ना, 1/√2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 होल स्क्वायर, वो प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म्स पे था, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग ओके, प्रिंसिपल वही स्ट्रेस, इक्वेशन है, बस हमने यहाँ पर, हाँ यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं लिया है हम लोगों को, नहीं तो और एक बार प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल के करना पड़ेगा। तो एक स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग ये डायरेक्टली जनरल स्ट्रेसेस ही यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, यस। ठीक है, ये 6 है, ये 6, दिस इज 6,
देखो प्रिंसिपल स्ट्रेस के फॉर्मेट में रहेगा तो ये शेयर नहीं आएगा, प्रिंसिपल में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 ऐसा रहता है, ठीक है। लेकिन अगर जनरल के टर्म्स पे यूज करेंगे तो ये देखो सेम ऐसा टर्मिनोलॉजी रहेगा, सिग्मा y माइनस सिग्मा z तो जीरो है, यहाँ पे भी सिग्मा x माइनस सिग्मा z जीरो है, प्लस 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा xy स्क्वायर प्लस सिग्मा yz स्क्वायर, yz जीरो है, सिग्मा zx भी जीरो है, वो वाले टर्म्स नहीं है यहाँ पे। ओके, क्लियर है? यस सर, ओके, यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से एम्पलीट्यूड भी एक इफेक्टिव एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे हम इसमें से, सेम इसी एक्सप्रेशन में इंस्टेड ऑफ मीन एम्पलीट्यूड पुट करके इफेक्टिव एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकाल लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग गुडमैन्स लाइन या सोडरबर्ग लाइन में पुट करेंगे। जैसे गुडमैन्स लाइन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय qt, ठीक है, प्लस सिग्मा इफेक्टिव एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसमें पुट करके हम लोग डायमेंशंस डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? हम लोग अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये थियरी क्लियर है कि नहीं? इस थियरी में कुछ डाउट है कि अभी तक हमने जो किया है, इधर अभी तक जो किया है, कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। अच्छा है। ओके, तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अभी, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन ये है। तो लेट्स से हम लोगों के पास ये पहला क्वेश्चन स्ट्रेस कंसंट्रेशन के ऊपर है, ठीक है। हम टॉपिक वाइज करेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है। हम टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन स्ट्रेस कंसंट्रेशन के ऊपर है। लेट्स से ये प्लेट विद ए होल है, इस पे एक ऐसा लोड लग रहा है, ये लोड इज 5 किलो न्यूटन, ठीक है। दिस लोड इज 5 किलो न्यूटन। तो ये टोटल वेट है 30 mm, दिस वेट इज 30 mm, और ये डायमीटर ऑफ दिस होल इज 15 mm, ठीक है। डायमीटर ऑफ दिस होल इज 15 mm। अलाउएबल स्ट्रेस दिया हुआ है, अलाउएबल स्ट्रेस इज गिवन एज 80 मेगापास्कल, ठीक है। अलाउएबल स्ट्रेस इज गिवन एज 80 मेगापास्कल, और थिकनेस ऑफ द प्लेट हमें निकालना है। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द प्लेट, ठीक है। और स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज गिवन एज 2.16, ठीक है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज 2.16। इन केस अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर दिया हुआ नहीं है तो ये प्रॉब्लम को चार्ट के बिना सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये डायमीटर ऑफ द होल 30 के कंपैरेटिव विड्थ के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल नहीं है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हम लोगों ने प्लेट विद होल के लिए हमने डिराइव किया था, या लास्ट क्लास में दिया था, ये है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड है जब प्लेट इनफाइनाइटली लार्ज हो एज कंपेयर टू द होल, ठीक है। ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड है जब प्लेट इनफाइनाइटली लार्ज हो विद कंपैरिजन टू द होल, ठीक है। अभी ये सिनेरियो नहीं है यहाँ पे, एज यू कैन सी डायमीटर इज हाफ ऑफ दिस विड्थ, तो फिर ये प्लेट इनफाइनाइटली लार्ज नहीं हुआ है। इनफाइनाइट लार्ज कंडीशन के लिए डायमीटर डिवाइडेड बाय विड्थ हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 10, ओके। डायमीटर बाय विड्थ का रेशियो 10 से ज्यादा होना चाहिए, इंफिनिटी के लिए 10 से ज्यादा होना चाहिए। सॉरी, डायमीटर बाय विड्थ है ना, डायमीटर बाय विड्थ 0.1, डायमीटर बाय विड्थ
सॉरी इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप जब सेटिस्फाई होगा तभी जाके ये रिलेशनशिप जब सेटिस्फाई होगा तभी जाके हम इनफाइनाइट प्लेट बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर विड्थ टू डायमीटर रेशियो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। ठीक है, विड्थ टू डायमीटर रेशियो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। ठीक है, तो ये रेशियो जब सेटिस्फाई होगा हम तभी बोलेंगे कि प्लेट इनफाइनाइटली लार्ज है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। और ये रिलेशनशिप भी तब हम यूज नहीं कर सकते, हमको चार्ट से यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में 2.16 स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले तो देखो 5 किलो न्यूटन की वजह से हमें क्या निकालना पड़ेगा? नॉमिनल स्ट्रेस पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 किलो न्यूटन की वजह से इस एरिया में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ रहा है? तो ये एरिया कुछ इस तरीके का है। ठीक है, दिस इज द 5 किलो न्यूटन लोड। ठीक है, ये 5 किलो न्यूटन को रेजिस्ट कौन करेगा? यहाँ पे स्ट्रेसेस रेजिस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेसेस रेजिस्ट करेंगे। तो अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि स्ट्रेस कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? 5 शुड बी इक्वल्स टू सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा नॉट ले लेते हैं, सिग्मा नॉट मल्टीप्लाइड विथ ये टोटल विड्थ W है, टोटल विड्थ W है, तो W माइनस डी मटेरियल वाला एरिया है, तो W माइनस डी, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद द थिकनेस, आउट ऑफ द प्लेन थिकनेस। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? इसी से हम लोगों को स्ट्रेस मिल जाएगा कि एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा। अगर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हम एज्यूम करते हैं कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, तो एवरेज स्ट्रेस कितना हो जाएगा? एवरेज स्ट्रेस हो जाएगा यहाँ से 5 किलो न्यूटन, मतलब 5000 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 15 इंटू टी। ओके ओके, सो दिस इज हम लोगों का क्या हो गया? दिस इज आवर एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस विदाउट एनी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दिस इज आवर एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस। अभी मान लो एक्चुअली में तो यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो रहा होगा, तो एक्चुअली में अगर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है तो मैक्सिमम स्ट्रेस होल के इस पेरिफेरी में यहाँ पे होगा मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड विद द एवरेज स्ट्रेस। ठीक है, यही डेफिनेशन था स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर का। ठीक है, यही डेफिनेशन था। तो केटी दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट कर लो, 2.16 मल्टीप्लाइड विद सिग्मा नॉट 15 5000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू। ठीक है, सो दिस इज आवर मैक्सिमम स्ट्रेस। क्लियर? दिस इज आवर मैक्सिमम स्ट्रेस। अब क्या होना चाहिए? इसका थिकनेस अगर हमें डिटरमाइन करना है तो मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस कितना है? 80 मेगापास्कल है। तो हम इस मैक्सिमम स्ट्रेस को ही 80 के साथ इक्वेट कर देंगे। स्ट्रेस यहाँ पे अगर एक्सीड कर जाएगा तो मटेरियल फेल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेस एक्सीड नहीं करेगा तो बाकी और जगह पे तो स्ट्रेसेस ऑलरेडी कम ही है, तो वो तो एक्सीड नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग को चेक करना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे होगा। बाकी किसी और पॉइंट में स्ट्रेसेस जो होंगे वो इस मैक्सिमम वैल्यू से कम होंगे। ठीक है, इस पूरे प्लेट में इस पूरे जगह पे मैक्सिमम स्ट्रेस यहीं पे आ रहा होगा, बाकी सारे लोकेशंस में बाकी स्ट्रेसेस के वैल्यू कम होंगे, राइट? तो यहाँ पे अगर हम लोग सेफ्टी डिजाइन कर लिए, सेफ डिजाइन कर लिए यहाँ पे, तो बाकी जगह पे सेफ ही रहेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? ये मैक्सिमम स्ट्रेस को हम लोग इक्वेट कर देंगे 80 के साथ। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस को हम लोग 80 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा? थिकनेस मिनिमम कितना होना चाहिए वो हमें पता चल जाएगा। तो ये मिनिमम थिकनेस आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है चेक करो, कितना आ रहा है चेक करो, कैलकुलेटर है क्या? नाइन 9 mm आ रहा है। ओके, 9 mm इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 mm आ रहा है ना?
ठीक है, कुछ डाउट है क्या अभी इस प्रॉब्लम में? कुछ डाउट है इस प्रॉब्लम में? नो सर। आकाश? नो सर, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये एक शाफ्ट है, इस तरीके का शाफ्ट है। ठीक है, तो ये एक शाफ्ट है। तो इस शाफ्ट का यहाँ पे डायमीटर है स्मॉल डी थ्रू आउट, और यहाँ पे डायमीटर है कैपिटल डी। ठीक है, दिस इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, दिस इज सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट। तो ये एक ब्रिटल मटेरियल है, तो इसका अल्टीमेट दिया हुआ है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ है 200। ठीक है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर दिया हुआ है 1.5, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है 1.5। ठीक है, तो ये डायमीटर कितना है वो निकालना है। ठीक है, ये स्मॉल डी, ये डायमीटर कितना है वो निकालना है। ऑल्सो ये भी दिया हुआ है कैपिटल डी इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कहां पे होगा। यहां पे जैसे कि ये फिलेट है, इस तरीके का एक फिलेट है, ये यहाँ पे एक फिलेट है इस तरीके का। तो यहाँ पे जो शाफ्ट का ज्योमेट्री चेंज हुआ है इस रीजियन में, इस रीजियन में शाफ्ट में जो ज्योमेट्रिकल चेंज हुआ है, इसकी वजह से स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट होंगे। तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो हमें उसको अकाउंट में लेके डिजाइन करना है। क्लियर? तो बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है? बेंडिंग मोमेंट दिया है 15 न्यूटन मीटर। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट 15 न्यूटन मीटर लग रहा है। ठीक है, तो हमें ये डिजाइन करना है। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, टेंशन कंप्रेशन आएगा। क्रॉस सेक्शन अगर हम देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट ऐसा है, तो नीचे टेंशन रहेगा और ऊपर कंप्रेशन। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आता है बेंडिंग मोमेंट की वजह से। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो नीचे टेंशन, इक्वल अमाउंट ऑफ कंप्रेशन ऊपर। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेसेस क्या हो जाता है, सिग्मा इक्वल्स टू एम वाई बाई आई। ठीक, एम वाई बाई आई। आई क्या है, ये आउट ऑफ द प्लेन, ये सेंटर के थ्रू जो एक्सिस जा रहा है, इस पॉइंट के थ्रू आउट ऑफ द प्लेन एक्सिस जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो ये m, तो ये तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया, तो ये डायमीटर के बराबर हो गया, ये टोटल हमारा डायमीटर हो गया, ये टोटल डायमीटर हो गया। तो इस न्यूट्रल एक्सिस से ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, d/2, तो ये d/2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, ये पेन वाला ये एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस इज पाई d पावर 4/64। ठीक है, पाई d पावर 4/64। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर्स मैंने लिया था, क्लासरूम लेक्चर्स लिया था, उसमें देखना नोट्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया था। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा, 32 m पाई d क्यूब। ठीक है, 32 m पाई d क्यूब, ये हो गया हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। क्लियर? तो इसमें अभी देखो डायमेंशन d अननोन है, तो हम लोग बाकी वाले हम लोग पुट कर देंगे। ये m हमें पता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे, ये इस पॉइंट में थ्रू आउट बेंडिंग स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये फिलेट की वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो इस स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये बेंडिंग स्ट्रेस ना रह के वो थोड़ा मैग्नीफाई होगा, राइट? तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना हो रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर 1.5
मल्टीप्लाइड विथ दिस 32 m पाई dq, ठीक है, 32 m by pi dq। ओके, ये हो गया मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। अब हमारा अलाउएबल स्ट्रेस कितना हो गया? अलाउएबल स्ट्रेस क्या है हमारा? अलाउएबल स्ट्रेस कितना है? अलाउएबल स्ट्रेस हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 200 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो हम लोग को डिजाइन अगर करना है तो फेलियर कब हो सकता है? जब ये मटेरियल इसका ये मैक्सिमम स्ट्रेस इसके साथ इक्वेट करना है, जब अलाउएबल को एक्सीड करेगा तभी जाके फेलियर हो सकता है। तो मिनिमम क्या होना चाहिए? हमारा डायमीटर इस तरीके का होना चाहिए ताकि ये स्ट्रेस अलाउएबल को रीच करे, जस्ट अलाउएबल को रीच करे। तो इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1.5 होल स्क्वायर इंटू 32 इंटू 15, 1.5 होल स्क्वायर इंटू 32 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 200 पाई, ठीक। न्यूटन मीटर में है तो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ये 1000 इसलिए है क्योंकि ये 15 न्यूटन मीटर में है, तो न्यूटन मिलीमीटर में ले गए। तो अब डी क्यूब जब क्यूब रूट लेंगे तो वो मिलीमीटर में आएगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये डी कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। $11.97 आना चाहिए, तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करके 12 ले लेंगे। ओके, सो 12 इज द आंसर। क्लियर है? ये प्रॉब्लम क्लियर है क्या सबको? सबको ये प्रॉब्लम क्लियर है? तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। सर एक मिनिट कैलकुलेट कर लो। आता ते कारचं लोनचं नवीन कार ती बुक केली ना, त्याचं कारचं लोनचं सर 13.38 आ रहा है। आता ऑटोमॅटिक आली 13 ना, पॉइंट कैसे? 11.97 आना चाहिए, चेक करो। आता सगळे ऑटोमॅटिक मोठी डिपेंड आहे माणसाच्या साईजवर। तुम्ही ढोली ढोली वाचवणार तर मग कसं चालणार? सांगतोय सर वो सिग्मा मैक्स 200 into 1.5 है ना? सिग्मा मैक्स 1.5 इंटू 200 स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है। आज तरी काय मी लवकर आलो, मला काल लय उशीर, मी तर काल तुला हाँ, और नीचे 200 डिवाइडेड बाय 1.5 है। हाँ, 200 डिवाइडेड बाय 1.5, ये फैक्टर ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ 200 है ना, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करने से अलाउएबल स्ट्रेस मिलेगा। 11.97 करेक्ट है सर। हाँ सर आ गया। आ रहा है? यस। हाँ, 11.97 आ रहा है। एक दिवसानंच फरक आहे। ये सर थोड़ा बस कैलकुलेशन मिस्टेक थी, मैं टाइपिंग मिस्टेक थी। अभी ये प्रॉब्लम क्लियर है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि Yes, sir. नहीं? अक्षय कुछ डाउट है क्या? नो सर। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करते हैं हम। तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स है, तो लोग ट्राई करो घर पे। अगर नहीं हुआ सॉल्व तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। तो
नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है करेक्शन फैक्टर्स को यूज करके। ठीक है, अब तक हमने सिर्फ स्ट्रेस कंसंट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स यूज किया था। ठीक है, सॉल्व किया है 2। अभी हम लोग फैटिग के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला है करेक्शंस यूज करके। ठीक है, एंड्योरेंस लिमिट को कैसे करेक्ट करना है उसको, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो एक ऐसा प्लेट है, यहाँ पे कुछ फिलेट है, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कुछ लोड लग रहा है। तो ये लोड लग रहा है P इक्वल टू ±50 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये विड्थ है 100, ये वाला है 50। ठीक है, ये वाला है 50। ठीक है, इसमें एक्सियल लोडिंग लग रहा है। ठीक है, ये याद रखो, ये एक्सियल लोडिंग है। तो एंड्योरेंस लिमिट इन बेंडिंग, एंड्योरेंस लिमिट इन, ये देखो ±50 है, इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग है। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग। तो एंड्योरेंस लिमिट इन कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग दिया हुआ है 315 मेगापास्कल। ये एंड्योरेंस लिमिट इन कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग दिया हुआ है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें 2 लेना है। ठीक है, सरफेस फिनिश फैक्टर दिया हुआ है 0.85, साइज फैक्टर दिया हुआ है 0.75, रिलायबिलिटी फैक्टर भी दिया हुआ है 0.897। ठीक है, नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर दिया हुआ है 0.8, थियोरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर दिया हुआ है 2.27। ठीक है, हमें इस प्लेट का थिकनेस डिटरमाइन करना है। तो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। तो हमें इस प्लेट का थिकनेस डिटरमाइन करना है सब्जेक्टेड टू ±50 किलो न्यूटन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या कर लेना है हम लोगों को, इंस्टेड ऑफ नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर हम लोगों को फैटिग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकालना है। तो फैटिग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, kf-1 डिवाइडेड बाई kt-1। ठीक है, इससे kf निकाल लो 1 + q * kt-1। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर। तो इससे पहले फैटिग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकाल लो, वो आएगा 2.096। चेक कर लो एक बार इसको, इसका वैल्यू चेक कर लो एक बार, 2.096 आ रहा है कि नहीं, ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं, चेक करो एक बार। टू 2.016 है सर। 2.016 आ रहा है। Yes, sir. ले मोकळं वाचलं. ले मोकळं वाचलं. कोणीच उद्या पडणार नाही. हो सकता है ये कैलकुलेशन का थोड़ा मेरा जो भी है, फाइन, दिस इज द आंसर। लेट्स से अब देखो, हम लोगों को एंड्योरेंस लिमिट फॉर कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग लैब स्पेसिमेन के लिए दिया हुआ है, राइट। तो इस मटेरियल के स्पेसिमेन के लिए एंड्योरेंस लिमिट को करेक्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो पहले करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट हम निकालेंगे इन रिवर्स बेंडिंग। ठीक है, रिवर्स बेंडिंग में करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट क्या हो जाएगा, के ए के बी के सी डिवाइडेड बाई के एफ एंड्योरेंस लिमिट इन रिवर्स बेंडिंग। ये करेक्टेड है, ये एक्चुअल यूज करना है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मैंने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो सारे वैल्यूज पुट कर दो, तो एंड्योरेंस लिमिट इन करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट कितना आ रहा है, करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट इन रिवर्स बेंडिंग आएगा 90.5। ठीक है, करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट इन रिवर्स बेंडिंग आएगा 90.54।
ठीक है, आ रहा है क्या ये? एक सेकंड सर। सर इट इज 89.349। हाँ ठीक है ना, 89 90 ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, तो आप मेरा कैलकुलेशन 90.54 बेस्ड है, तो उसी को लेते हैं। हाँ बिकॉज वो 2.096 में हुआ हाँ, था वो शायद। मिस्टेक हुआ होगा, मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है ना। तो जो भी है, मेरा कैलकुलेशन इसके ऊपर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो इसको लेके ही कंटिन्यू करते हैं, हम लोग रीचेक कर लेना अपने आंसर के हिसाब से, यस सर। ठीक है। हाँ, तो अभी देखो, ये जो एंड्योरेंस लिमिट मिला है, ये रिवर्स करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट मिला है फॉर रिवर्स बेंडिंग, ठीक है ना। ये दिस इज फॉर रिवर्स बेंडिंग, बट हम लोगों के पास लोड जो लग रहा है वो बेंडिंग नहीं है, वो एक्सियल है। तो एक्सियल के लिए करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट क्या हो जाएगा, कल डिस्कस किया था मैंने, 0.8 टाइम्स हो जाता है, राइट। 0.8 टाइम्स एंड्योरेंस लिमिट इन रिवर्स बेंडिंग, तो 0.8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 72.43 मेगापास्कल आएगा, ठीक है। 72.43 मेगापास्कल आएगा। अब ये हो गया है एंड्योरेंस लिमिट, करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट फॉर एक्सियल लोडिंग, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों को फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है इसके ऊपर, फाइन। अब देखो स्ट्रेसेस क्या आ रहा है हमारा, स्ट्रेसेस क्या आ रहा है, स्ट्रेसेस क्या आ रहा है, स्ट्रेसेस आ रहा है लोड पर यूनिट एरिया, राइट। नॉमिनल स्ट्रेस क्या आ जाएगा, नॉमिनल स्ट्रेस देखो, फेलियर अगर होना है तो इस रीजन में ही होगा, इस रीजन में ही होगा, क्योंकि स्ट्रेसेस सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा। तो मिनिमम क्रॉस सेक्शन कौन सा है, ये वाला क्रॉस सेक्शन हमारा मिनिमम है। तो लोड पर यूनिट एरिया, तो लोड क्या हो जाएगा 50 किलो न्यूटन, मतलब 50 इंटू 10⁻3, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया क्या है 50 mm इंटू टी, क्लियर, 50 इंटू टी, so this is equals to 1000 divided by t, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय t। तो ये हो गया हमारा नॉमिनल स्ट्रेस। तो नॉमिनल स्ट्रेस को हम इसके साथ इक्वेट करेंगे तो ही फेलियर मिलेगा। तो 1000 बाय t इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये कंप्लीटली रिवर्स एक्सियल लोडिंग का एंड्योरेंस लिमिट, और सेफ्टी फैक्टर लेना है तो सेफ्टी फैक्टर 2 दिया हुआ है, सेफ्टी फैक्टर 2 ले लेंगे। तो इससे थिकनेस निकाल लो, तो इससे थिकनेस पता चल जाएगा, थिकनेस विल बी 27.6 mm, ठीक है। इससे थिकनेस हमको मिल जाएगा 27.6 mm। क्लियर है, इस प्रॉब्लम में कुछ डाउट है क्या किसी को? माळी दिले आता पटकन सांगा हो। ये प्रॉब्लम क्लियर है सबका? सर एक सेकंड कैलकुलेट कर रही थी। यस सर 28 mm आ रहा है, 27.9। हाँ 27, ये थोड़ा सा तुम लोग का अलग आएगा क्योंकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ पे चेंज हुआ है ना, तो थोड़ा अलग आएगा। यस सर। अंडरस्टैंडिंग समझ में आया कि नहीं, इसमें कुछ डाउट है क्या? नो सर। ओके ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। ये गेट का प्रॉब्लम है 2017 का। ठीक है, ये एसएन कर्व के ऊपर बेस्ड है, गेट 2017 का क्वेश्चन है। तो एक मटेरियल का फाइनाइट लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, फाइनाइट लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो एक मटेरियल का एंड्योरेंस लिमिट ये कर्व दिया है, एसएन कर्व।
ये गेट 2017 का है, ठीक है। तो ये एसएन कर्व में ये 3 से स्टार्ट होता है और ये 6 तक रहता है, ये ठीक है। ये लॉग बेस्ड कर्व है ना, कल मैंने डिस्कस किया था, लॉग एम बेस्ड एन, ठीक है। और यहाँ पे लॉग ऑफ स्ट्रेस बेस्ड एन। तो ये स्टार्टिंग होता है, वो स्टार्टिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, लॉग ऑफ 0.8 टाइम्स ऑफ एस क्यू, ये स्टार्टिंग है, ठीक है। और 6 में आ रहा है, 6 में ऐसा एसिम्प्टोटिक हो रहा है और यहां से स्ट्रेट लाइन है, ऐसा यहां से ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक। और ये फिर एसिम्प्टोटिक हो रहा है, ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो दिया हुआ है 600 मेगापास्कल, ठीक है। एंड्योरेंस लिमिट दिया हुआ है 250 मेगापास्कल, ठीक है। तो ये मशीन कंपोनेंट जो भी हम यूज करेंगे उस मटेरियल के लिए हमें अगर 10⁴ नंबर ऑफ साइकिल्स सस्टेन करना है, उस मटेरियल को 10⁴ नंबर ऑफ साइकिल्स हमें सस्टेन करना है इस मटेरियल को, तो हम लोगों को स्ट्रेंथ मिनिमम कितना लेना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रेंथ सो दैट इट कैन सस्टेन 10⁴ साइकिल्स, ठीक है। व्हाट शुड बी द स्ट्रेंथ जिसको लेके हम वो मशीन डिजाइन करेंगे, तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेंथ सो दैट मशीन कंपोनेंट कैन सस्टेन 10⁴ नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम गेट 2017। तो 10⁴ नंबर ऑफ साइकिल्स मतलब लॉग बेस 10 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस हम लोगों को ये पता है, लॉग ऑफ एंड्योरेंस लिमिट ये पता है, ठीक है। तो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ कितना होगा वो हमें निकालना है, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये स्ट्रेंथ कितना, ये वैल्यू कितना है वो हमें निकालना है। हमें क्या पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है, ठीक। हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट का वैल्यू निकालना है, क्लियर। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो अब देखो इस पॉइंट का वैल्यू कितना है वो निकालना पड़ेगा इस पॉइंट में, ठीक। ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3, log of 0.8 SU। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 6, log of SE। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4, अननोन, ये हमें निकालना है, ये अननोन कितना है हमें निकालना है, ठीक। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये पता है सबको। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये सबको पता होगा, मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 इनटू डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, ठीक है। ये 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है, बेसिक एचएस फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा मैथ्स में, ठीक है। इसमें यूज करो, इसमें वैल्यूज यूज करो। तो हम लोग y1 क्या ले लेंगे, y1 हम लोग ले लेंगे लेट्स से ये वाला पॉइंट, log बेस 10.8 टाइम्स ऑफ s अल्टीमेट 600, ठीक है। ठीक है, तो 0.8 और 600 मतलब हो जाएगा log बेस 10। कैलकुलेट मत करो अभी log मत कैलकुलेट करो, log बाद में हट जाएगा इजीली। तो ये 480 हो जाएगा, ठीक है। y2 क्या हो जाएगा log बेस 10 SE मतलब 250, ठीक है। x1 क्या हो जाएगा, x1 है हमारा 3 और x2 कितना हो जाएगा, x2 इज 6, x1 इज 3, ये x1 है ये x2 है, तो दिस इज 3 दिस इज 6, ठीक है फाइन। अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, तो y माइनस y1 इज दिस log ऑफ 480 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log ऑफ 250 माइनस log ऑफ 480 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3 इज 3 और x माइनस x1 इज 3, ओके। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। हमें कौन सा चाहिए,
हमें y का वैल्यू चाहिए कोरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल्स टू 4। तो y का वैल्यू अननोन है, x का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। ठीक है, तो y का वैल्यू अननोन है, y इक्वल्स टू log ऑफ 480, x का वैल्यू हो जाएगा 4 - 3 is 1 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 250 - 480, मतलब क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 250 डिवाइडेड बाय 480 लिख सकते हैं, माइनस है, इसको log a माइनस log b, log ऑफ a बाई b होता है, ये लिख सकते हैं। तो y को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 480 प्लस log ऑफ 25/48 पावर 1/3, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक, कुछ डाउट है क्या यहां तक, किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। अक्षय, यहां तक कुछ डाउट है क्या? नो सर, ओके ओके, क्लियर है इरेज सर। करते हैं, इरेज करते हैं। अब ये log ऑफ a प्लस b है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स पे लिख सकते हैं, log ऑफ 80 मल्टीप्लाइड विद 25/48 पावर 1/3, ये लिख सकते हैं। ठीक, बेस 10। अब y क्या है, y तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, log ऑफ s है, log ऑफ s है, ये log ऑफ s बेस 10 है। ठीक है, अब एंटी लॉग ले लो, s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर log बेस हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू डायरेक्टली सर वो 80 नहीं 480 है। अच्छा हाँ 480 है, यस थैंक यू, 480 है, हाँ ये 480 है, हाँ 480 है, थैंक यू। 48 पावर 1/3, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें स्ट्रेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो दिस इज द आंसर, कुछ 386.2 आएगा मेगा पास्कल। ओके, तो ये गेट 2017 का क्वेश्चन था। क्लियर है, सबको क्लियर है ये प्रॉब्लम? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। ओके, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। सो ये कैंटिलीवर बीम है, सो दिस इज अ कैंटिलीवर बीम। ठीक है, इस कैंटिलीवर बीम के टिप पे कंप्लीटली रिवर्स्ड लोडिंग लग रहा है, व्हिच इज प्लस माइनस 1000 न्यूटन। ओके, प्लस माइनस 1000 न्यूटन का टिप पे लोडिंग लग रहा है। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ इज 170, ये लेंथ इज 150। दिस इज डी, ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, तो इसका ये डी है और इसका दिया हुआ है 1.5 डी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसको डिजाइन करना है, हमें इस डी को निकालना है। सो दिस डी, फाइंडिंग आउट दिस डी इज आवर क्वेश्चन। हमें ये डी निकालना है, सो दैट
it can sustain 10 to the power 4 number of cycles. 10 to the power 4 number of cycles को सस्टेन करने के लिए ये डायमीटर कितना होना चाहिए so that ये 10 to the power 4 number of इस तरीके का लोडिंग सस्टेन कर सके, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, डेटा दिया हुआ है, ये नॉक सेंसिटिविटी फैक्टर दिया हुआ है 0.85, ठीक है। एंड्योरेंस लिमिट इन बेंडिंग, एंड्योरेंस लिमिट इन कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग दिया हुआ है 270 मेगापास्कल, ठीक है। सरफेस फिनिश फैक्टर 0.78, अल्टीमेट स्ट्रेंथ 540, ठीक है। केबी दिया हुआ है 0.85, केसी दिया हुआ है 0.897, थियोरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर दिया हुआ है 1.35। ओके, तो ये सारा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क क्या है, हमें देखो फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए ये स्ट्रक्चर डिजाइन करना है ना। तो दिस इज आवर क्वेश्चन, फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए ये स्ट्रक्चर हमें डिजाइन करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ साइकिल्स को हमें एसएन कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा इसका, ठीक है। उसके बाद ही हम डिजाइन कर सकते हैं। तो एसएन कर्व ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, पहले तो है करेक्ट एंड्योरेंस लिमिट चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट एंड्योरेंस लिमिट चाहिए, तो हम लोगों को एंड्योरेंस लिमिट इन कंप्लीटली रिवर्स्ड बेंडिंग दिया गया है, ठीक है। तो करेक्ट करना पड़ेगा इसको, फॉर वेरियस फैक्टर्स के लिए इसको पहले करेक्ट करना पड़ेगा। तो वो एज ए फर्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं, ठीक है। एज ए फर्स्ट स्टेप वो कर लेते हैं करेक्शन। तो हम लोगों को पहले नॉच सेंसिटिविटी से फैटिग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा, व्हिच इज दिस KT-1, ठीक है, व्हिच इज दिस। इसमें से KF मिलेगा 1.297, ठीक है। इसमें से KF मिलेगा ये। तो करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट फॉर रिवर्स बेंडिंग क्या हो जाएगा, KA KB KC डिवाइडेड बाय KF, ठीक। तो इसमें से सारे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मल्टीप्लाइड विद दिस, ठीक है। 0.78, 0.85, 0.897, 1.2975 मल्टीप्लाइड विद 270, ठीक है। तो इससे करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट कितना मिल रहा है, करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट मिल रहा है 123.8। प्लीज चेक करो ये आ रहा है कि नहीं, ये चेक करो थोड़ा। ये आ रहा है 123.8 आ रहा है सबका। तो 123.75 आया। हाँ ठीक है ना, तो जो आया है उसको ही ले लो, मैंने अप्रोक्सीमेट शायद किया होगा। यस सर। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ये फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम ये था, हम लोगों के पास एंड्योरेंस लिमिट हमें चाहिए एसएन कर्व ड्रॉ करने के लिए, करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट। ये सारे डेटा यूज करके हमने करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट हमने निकाल लिया, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, एसएन कर्व ड्रॉ करने के लिए। देखो एसएन कर्व क्यों ड्रॉ कर रहे हैं ये पहले समझो। ये जो लोडिंग दे रहे हैं हम, इस लोडिंग के लिए कोरस्पोंडिंग स्ट्रेंथ चाहिए हमें, है ना। ये स्ट्रक्चर को, ये लोड को सस्टेन करना है तो हमें स्ट्रेंथ चाहिए। अब वो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, ये एंड्योरेंस लिमिट हम नहीं लेंगे क्योंकि इसको इनफाइनाइट
नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए नहीं चलाना है, हमें चलाना है 10⁴ नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए, ठीक है ना। 10⁴ नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए अगर चलाना है तो वो स्ट्रेंथ थोड़ा सा हम लोग ये कर सकते हैं, लीनियंसी दिखा सकते हैं। हमें इनफाइनाइट लाइफ के लिए इसको डिजाइन नहीं करना है, हमें इसको फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए डिजाइन करना है, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस नंबर ऑफ साइकिल्स व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, वो पहले हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसके साथ इसके स्ट्रेसेस के साथ इक्वेट करेंगे हम। तो दिस इज द फर्स्ट टास्क टू आइडेंटिफाई 10⁴ साइकिल्स के लिए व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है। वो स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल निकालने के लिए हमें पहले एंड्योरेंस लिमिट चाहिए, करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। उसके बाद ही हम एसएन कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे एसएन कर्व अभी हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एसएन कर्व हम ड्रॉ करते हैं। तो एसएन कर्व क्या हो जाएगा, एसएन कर्व इस तरीके का होता है। एसएन कर्व पे यहाँ पे क्या होता है 10⁵, ये लॉग कर्व होता है, राइट, लॉग एन बेस 10, और यहाँ पे लॉग ऑफ स्ट्रेस बेस 10, ठीक है। तो 10⁵ नंबर ऑफ साइकिल्स अगर होता है तो यहाँ पे क्या होता है लॉग ऑफ 0.9 टाइम्स ऑफ SUT होता है, ठीक है। लॉग ऑफ 0.9 टाइम्स ऑफ SUT होता है ये, ठीक है, 10⁵ में। 10⁶ मतलब यहाँ पे 6 आएगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो जाता है लॉग ऑफ एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। और ये करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट ये है। तो ये करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट पुट करेंगे हम यहाँ पे, अभी जो हमने निकाला था वो यूज करेंगे, और ये वाला वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। हमें कितने नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए चाहिए स्ट्रेंथ 10⁴, मतलब यहाँ पे 4 के लिए हमें चाहिए। तो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ कितना होगा, ये होगा 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये हमारा स्ट्रेंथ है। तो इस पॉइंट का डेटा कितना है वो हमें पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके स्ट्रेस को इक्वेट करेंगे इस डेटा के साथ, देन वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशन, ठीक है। तो अगेन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। तो log ऑफ 0.9 SUT जो है वो 2.6866 आ रहा है, ओके, चेक कर लेना। log ऑफ 0.9 SUT ये इतना आ रहा है, और log ऑफ एंड्योरेंस लिमिट आ रहा है 2.0927, ठीक है। ये log ऑफ एंड्योरेंस लिमिट 2.0927 आ रहा है, और log ऑफ 0.9 SUT 2.6866 आ रहा है, ओके। तो इस इक्वेशन में अभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.6866 प्लस 2.0927 माइनस 2.6866 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 3, ठीक है, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना होगा, ये 4 पे हमें चाहिए, तो x का वैल्यू 4 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अभी हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमें ये वैल्यू आएगा 2.489, ठीक है, y का वैल्यू आएगा। तो y को मतलब क्या है, log ऑफ s बेस 10 है इक्वल टू 2.489। तो इसमें से s निकाल लेंगे हम, s कितना आ रहा है, s आएगा 308.1 मेगापास्कल, ठीक है। थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। और अभी कैलकुलेशन मत करो,
रूम पे चेक कर लेना, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने किया है तो इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये अभी हमें स्ट्रेंथ मिल गया है, अभी स्ट्रेंथ मिल गया है। अभी स्ट्रेंथ के साथ इसके स्ट्रेस को इक्वेट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर? यहां तक डाउट है क्या किसी को? नहीं सर। तो मतलब हमें हमेशा कोई भी डायमीटर निकालने के लिए एक नॉमिनल स्ट्रेस चाहिए होता है, नॉमिनल स्ट्रेस नहीं है हमें, इसलिए हम ये लोग देखो। पहले स्ट्रेस निकालते हैं ना। हाँ सॉरी, मतलब इसलिए हम लोग वो स्ट्रेस निकालते हैं ना हमेशा पहले, डायमीटर निकालने से, डायमीटर या फिर थिकनेस निकालने से पहले। हाँ देखो, दो चीजें होगा। एक तो मटेरियल, दो चीजें होगा, दो चीजों को हमें इक्वेट करना है। एक तो मटेरियल का हो गया, मटेरियल का स्ट्रेंथ बेस्ड जो मैक्सिमम वैल्यू हम जा सकते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है, उसको इक्वेट करेंगे। इसके साथ लोड की वजह से जितना स्ट्रेसेस आएगा उसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा, राइट? तो लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस आएगा वो हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया। इस साइड में क्या है, वो मटेरियल का स्ट्रेंथ पैरामीटर्स जो है, वो स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ही हमने निकाला है अब तक, ठीक है। स्ट्रेंथ पैरामीटर को लोड बेस्ड स्ट्रेस के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। तो लोड तो हमारा ये है, लोड के साथ स्ट्रेस क्या आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा ना, वो हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप है। इक्वेट करके डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। यस यस, मतलब किसी भी क्वेश्चन में हम लोग का फाइनल स्टेप हमेशा यही रहेगा इक्वेट करने के लिए। अगर नहीं, वो किसी भी क्वेश्चन नहीं, वो डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में डायमेंशन अच्छा, निकालने के लिए बोल रहा है, हाँ ठीक है वही ना, डायमेंशन के क्वेश्चन में। हाँ डायमेंशन अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो तुमको लास्ट में इक्वेट करना पड़ेगा मटेरियल के स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रेस का, ठीक है। ओके। अब स्ट्रेंथ क्या क्या है, स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकता है। जैसे स्टैटिक लोडिंग में स्ट्रेंथ क्या होता है, यील्ड या अल्टीमेट, ठीक है। अब फैटिग लोडिंग हाँ में दो तरीके का होता है। अगर फैटिग लोडिंग में दो तरीके का होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइफ के लिए डिजाइन करना है तो डायरेक्टली एंड्योरेंस लिमिट लेके डिजाइन करो, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब एंड्योरेंस लिमिट हो जाएगा। लेकिन अगर ओके। फाइनाइट लाइफ के लिए डिजाइन करना है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में, फिर इस क्वेश्चन में फाइनाइट लाइफ के लिए है, ठीक है ना। फाइनाइट लाइफ मतलब 10⁴ साइकिल्स। वो फाइनाइट लाइफ के कॉरेस्पॉन्डिंग पहले स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा एसएन कर्व से, ठीक है। वो एंड्योरेंस लिमिट नहीं ले सकते आप, अब एंड्योरेंस लिमिट नहीं ले सकते। एंड्योरेंस लिमिट से ज्यादा ये स्ट्रेस भी ले सकता है वो, ठीक है ना। ज्यादा स्ट्रेस वो यस ले सर सकता समझ। है। एंड्योरेंस लिमिट तो बहुत कम स्ट्रेस हो गया, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले सकता है, तो वो ज्यादा स्ट्रेस पहले ले निकालना पड़ेगा, फिर इक्वेट करो। क्लियर है? यस सर समझ गया। तो अभी तक हमने लोड बेस्ड स्ट्रेस कितना है वो हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है। हमने सिर्फ स्ट्रेंथ कितना हो सकता है मटेरियल का वो कैलकुलेट किया है, ठीक है, यहां तक। अब लोड के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस कितना आएगा स्ट्रक्चर में, उसको लेके इसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट दिस डायमीटर। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अक्षय कुछ डाउट है क्या तुमको? नो सर। ओके ओके ओके। तो अभी देखो, ये तो हम लोग को स्ट्रेंथ मिल गया है, तो लोड के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस निकालते हैं हम, फिर इक्वेट करेंगे। देखो ये क्या है, कैंटिलीवर्ड बीम है, राइट? ये कैंटिलीवर्ड बीम है, तो इसका स्ट्रेसेस देखो मैक्सिमम इस एरिया में ही हो सकता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इस एरिया में हो सकता है। फेलियर होने के चांसेस यहाँ पे मैक्सिमम है। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना है पहले वो निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पहले कितना है वो निकाल लो। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो ऐसे। तो ये पी है, तो यहाँ पे भी पी आना पड़ेगा, ठीक। तो इसके अबाउट मोमेंट बैलेंस करेंगे तो ये बेंडिंग मोमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेंडिंग मोमेंट कितना होना चाहिए, P इंटू एल हो जाएगा। तो P हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड विद 150, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट।
तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, एम वाई बाई आई क्या हो जाएगा 32m बाई पाई डी क्यूब। ठीक है, इसको अभी इक्वेट करेंगे हम जो स्ट्रेंथ हमने निकाला था उसके साथ। ठीक है, 32m बाई पाई डी क्यूब इसको हम स्ट्रेंथ के साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो 308.1 should be equals to this 32 into 150 into 1000 by pi d cube। ठीक है, इसमें से d क्यूब निकाल लो, इसमें से d क्यूब निकाल लो। 4959.06 आएगा, d का वैल्यू 17 पॉइंट समथिंग आएगा, 17.05 है। ठीक है, d का वैल्यू 17.05 mm आता है। चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार। डाउट क्या क्या है इसमें ये बताओ, ये थोड़ा टफ हो गया है प्रॉब्लम। नहीं सर, क्लियर है सब। अक्षय, नो डाउट सर। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करो, गेट 2009 का है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। देखो यहां तक जो भी हमने किया है एसएन कर्व बेस्ड किया है। अभी हम लोग आएंगे नेक्स्ट फेलियर थियरी के ऊपर, फैटिग फेलियर थियरी के ऊपर प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है अभी। आज का जो ये लेक्चर खत्म होने के बाद मशीन डिजाइन का 50% काम हो गया मान लो। ठीक है, मशीन डिजाइन के 4 से 5 मार्क्स आता है मशीन डिजाइन से, उसमें से 3 to 4 मार्क्स इसी टॉपिक से आएंगे, फेलियर थियरी और फैटिग फेलियर थियरी। ठीक है, स्टैटिक डायनामिक फेलियर थियरीज मिला के 3-4 मार्क्स आते हैं। ठीक है, मशीन डिजाइन के यही 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब मोस्टली जो भी सब फॉर्मूलाज यूज होंगे वो सब अभी जो हमने किया है उतना ही है। मैक्सिमम मान लो 50 to 60% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं मशीन डिजाइन के। स्टैटिक हमने 4 लेक्चर किया है ना एमडी के अभी तक। यस, तो 4 लेक्चर में जो जो किया है वो पूरा क्लियर रखो एकदम कॉन्सेप्ट। तो इसी में से 50 to 60% मार्क्स मशीन डिजाइन के आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 3 to 4 मार्क्स आएगा इस टॉपिक से। ओके सर, ओके। ठीक है, टोटल 3 to 4 मार्क्स इसी में से आ सकते हैं। ठीक है, यस, देखो टोटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर एनालिसिस ऐसा है कि 100 मार्क्स है, तो 100 मार्क्स में से पहला 15 मार्क्स हो गया तुम्हारा मैथमेटिक्स का, 15 मार्क्स हो गया न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश मिला के, 30 मार्क्स चले गए, बाकी बचे 70 मार्क्स। उस 70 मार्क्स में से मिला जुला के 3 सेक्शन से आता है। एक सेक्शन हो गया डिजाइन वाला। ठीक है, डिजाइन वाले में 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, वो 5 सब्जेक्ट से मिला के 20 to 25 मार्क्स आएंगे। ठीक है, थर्मल वाले में और 4 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें 20 to 25 मार्क्स आएंगे। ठीक है, बाकी बचा 20 to 25 मार्क्स प्रोडक्शन से आएंगे, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मिला के। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट सबका वेटेज इक्वल ही है। सॉरी, ऑलमोस्ट वेटेज सबका इक्वल ही होगा। हाँ, प्रोडक्शन का पूरा जो टॉपिक है, प्रोडक्शन में बहुत सारे हैं ना, कास्टिंग, वेल्डिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, हाँ, वो सब। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ऑपरेशन Yes. रिसर्च। ठीक है ना, ये सारे मिला के 20 to 25 मार्क्स आते हैं। 20 ही आता है, ज्यादातर 20 ही आता है। ठीक है, 20-21 आता है। ठीक है, डिजाइन से ऑलमोस्ट 25 मार्क्स आएंगे, ऑलमोस्ट 25% मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो डिजाइन में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, टॉम है, मशीन डिजाइन और वाइब्रेशन। ठीक है ना, तो ये 20 से 25% का जो मार्क्स है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन में, सबसे ज्यादा आएगा क्वेश्चन सॉम से। ठीक है ना, सॉम का क्वेश्चन ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स सॉम से आता है। ठीक है, अराउंड 8 to 10 मार्क्स मान लो सॉम से आएगा। ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आएगा। ठीक है, 8 to 10 मार्क्स। मशीन डिजाइन से ऑलमोस्ट 5-6 मार्क्स जैसा आता है। ठीक है, टॉम का भी वैसा 5-6 मार्क्स आएगा, वाइब्रेशन का 1-2 क्वेश्चन 2-3 मार्क्स का आएगा। ठीक है ना, कभी कभार थोड़ा चेंज करके मैकेनिक्स 1 दे दिया ज्यादा, मशीन डिजाइन का 1 कम कर दिया, इस तरीके का मिला के अराउंड 25-27 मार्क्स आता है ये इस टॉपिक से, डिजाइन के टॉपिक से। ठीक है, सेम टू सेम थर्मल के, सेम टू सेम प्रोडक्शन के। ओके, यस सर। तो आज के लेक्चर के बाद मशीन डिजाइन का ऑलमोस्ट 50% खत्म हो गया, और 4 लेक्चर्स में मैं और 50% खत्म कर दूंगा। ठीक है, 4 लेक्चर्स और चाहिए, ऐसे 1.5 आवर के 4 लेक्चर्स और होंगे, तो मशीन डिजाइन खत्म हो जाएगा। ठीक,
तुम लोगों का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कैसा सिचुएशन है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स लेकिन छोड़ना नहीं है, उसमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे। नहीं सर, अभी बाकी है, महेश सर लेंगे। तो ठीक है, मशीन डिजाइन खत्म ला- होने के बाद नेक्स्ट वीक से हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करेंगे। ओके सर सर, ठीक पहले है। हुआ है लेकिन सर रिवीजन नहीं किया है ना, तो पिछले का थोड़ा फ्लैट हो गया है। देखो अभी जो भी हम कर रहे हैं सब सॉम ही है, ये सॉम के बिना ये हाँ सब ये तो बेसिक्स है ना सर सब। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स नहीं करोगे तो ये सब नहीं कर पाओगे। तो दैट इज वो सर इम्पोर्टेंट। मेरा तो सॉम पूरा बाकी है सर। तो हम लोग मशीन एमडी खत्म होने तो उसके बाद सॉम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके ओके सर। ओके सर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये गेट 2009 का है। ये गेट 2009 का है, ठीक है? तो एक शाफ्ट है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 30 mm, ठीक है? इसका 30 mm, ये सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोडिंग है। जो मिनिमम फोर्स है उसमें लग रहा है, वो लग रहा है 40 किलो न्यूटन कंप्रेशन में, मतलब -40 किलो न्यूटन लग रहा है। 40 किलो न्यूटन लग रहा है कंप्रेशन पे, मतलब -40 है। और वेरी कर रहा है आपको मैक्सिमम 60 किलो न्यूटन इन टेंशन, सॉरी 60 नहीं, 160 इन टेंशन, ठीक है? मिनिमम एक्सियल फोर्स -40 लग रहा है, मैक्सिमम 160 लग रहा है, ठीक है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया हुआ है 600 मेगापास्कल, यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है 420 मेगापास्कल, करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट दिया हुआ है इन एक्सियल लोडिंग, करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट इन एक्सियल लोडिंग दिया हुआ है 240 मेगापास्कल, ठीक है? तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है अकॉर्डिंग टू सोडरबर्ग क्राइटेरियन, ठीक है? हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है अकॉर्डिंग टू सोडरबर्ग क्राइटेरियन। देखो अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम्स किया था वो सारे कंप्लीटली रिवर्स्ड लोडिंग के लिए थे, ठीक है? अभी कंप्लीटली रिवर्स्ड नहीं है, अभी लोडिंग कंप्लीटली रिवर्स्ड नहीं है, ठीक है? अभी लोडिंग फ्लक्चुएटिंग है, ओके? इसमें एक मीन भी रहेगा, इसमें एक एम्पलीट्यूड भी रहेगा। लास्ट वाले जो 2-3 प्रॉब्लम्स हमने किए थे उसमें मीन स्ट्रेस 0 था, ठीक है? तो जब भी मीन स्ट्रेस 0 रहेगा तो एंड्योरेंस लिमिट हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है? एंड्योरेंस लिमिट को फैक्टर ऑफ सेफ्टी देके क्राइटेरिया है। उसमें 2 तरीके के प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है? डिजाइन फॉर फाइनाइट लाइफ, कंप्लीटली रिवर्स में अभी तक हमने जो 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो 2 तरीके के प्रॉब्लम्स थे, 2 डेफिनेट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है, ठीक है? फाइन, वो कंप्लीट लोडिंग क्या था, कंप्लीटली रिवर्स्ड था, और डिजाइन किस तरीके का था, फाइनाइट लाइफ के लिए और इनफाइनाइट लाइफ के लिए, ठीक है? अगर कंप्लीटली रिवर्स्ड लोडिंग है और इनफाइनाइट लाइफ के लिए डिजाइन करना है तो हम लोगों को एंड्योरेंस लिमिट इज द क्राइटेरिया, एंड्योरेंस लिमिट लेके करना है उसको करेक्ट, पहले एंड्योरेंस लिमिट करेक्ट करो फिर यूज करो, क्लियर? अगर इनफाइनाइट लाइफ के लिए डिजाइन करना है तो, ठीक है? लेकिन अगर फाइनाइट लाइफ के लिए डिजाइन करना है, फाइनाइट लाइफ के लिए डिजाइन करना है तो पहले एसएन कर्व ड्रॉ करो, तो जितना लाइफ है लाइफ के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ निकालो, ठीक है? जो अभी तक हमने किया है, लाइफ के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ निकालो, लाइफ के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ निकालो, ठीक है ना? लाइफ के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ निकालो, उस स्ट्रेंथ को यूज करके डिजाइन करो, ठीक है? कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम में आए हैं, जिस कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम में आए हैं, यहाँ पे कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग नहीं है, यहाँ पे लोडिंग फ्लक्चुएटिंग है। तो फ्लक्चुएटिंग लोडिंग के लिए हमारे पास 3 फेलियर क्राइटेरिया है, गुडमैन लाइन, सोडरबर्ग लाइन और जरबर्ग पैराबोला, उनमें से यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह के दिया है सोडरबर्ग क्राइटेरिया से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, ठीक? तो हम सोडरबर्ग क्राइटेरिया यूज करते हैं। आइडिया क्लियर है कि नहीं? अभी तक हमने जो जो जिस पैटर्न का प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया है, आइडिया क्लियर हुआ है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। आइडिया क्लियर है कि नहीं? आइडिया क्लियर होना बहुत जरूरी है, देन ओनली प्रॉब्लम को Yes, sir. स्पेसिफिकली टैकल कर सकते हो, ठीक है? यस देखो अभी अभी क्या करना है, सोडरबर्ग क्राइटेरिया यूज करना है। तो मैक्सिमम, पहले यहाँ पे मिनिमम फोर्स है और मैक्सिमम फोर्स है, इसको पहले यूज करो।
तो मिनिमम स्ट्रेस कितना हो जाएगा, मिनिमम स्ट्रेस हो जाएगा, मिनिमम फोर्स पर यूनिट एरिया, मिनिमम फोर्स हो गया -40 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई एरिया क्या हो जाएगा πd²/4 d²/4, ठीक है। कितना आ रहा है ये -5659 मेगापास्कल। मैक्सिमम कितना आ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा 160 10⁻³ × 4 डिवाइडेड बाई πd², ठीक है। तो ये आ जाएगा 226.35, ठीक है। चेक करो ये दोनों वैल्यू आ रहा है कि नहीं, चेक कर लो एक बार। ये सर आ रहा है, बराबर है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस मिल गया हमें। देखो फोर्स पर यूनिट एरिया करके, फोर्स पर यूनिट एक्सियल लोडिंग है तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इससे मैक्सिमम और मिनिमम आ गया। तो मीन स्ट्रेस निकाल लो पहले। मीन स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मीन स्ट्रेस सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सिग्मा मैक्सिमम क्या हो जाएगा 226.35 माइनस, क्योंकि ये माइनस है, कॉम्प्रेसिव है, 56.59 डिवाइडेड बाई 2। इससे हमें मीन क्या मिलेगा 84.88 आ रहा है, 84.88 मेगापास्कल, ठीक है। और सिग्मा एम्पलीट्यूड, सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, ये डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। तो 226.35 प्लस 56.59 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 141.47 मेगापास्कल, ठीक है। ठीक है, तो मीन और एम्पलीट्यूड हमारा मिल गया। अब सोडरबर्ग इक्वेशन क्या है, सिग्मा एम डिवाइडेड बाई एस यू टी बाई वेक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एस ई डिवाइडेड बाई वेक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू 1, ठीक। तो अब बाकी वाला सब कुछ दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1/n, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी इधर चला जाएगा तो 1/n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा m क्या है 84.88 डिवाइडेड बाई, सॉरी सोडरबर्ग यूज कर रहे हैं, राइट। सोडरबर्ग में यूटी नहीं है, सोडरबर्ग में वाईटी है, यील्ड है। गुडमैन में यूटी है, सोडरबर्ग में यील्ड है, सोडरबर्ग में यील्ड है। तो यील्ड वाला यूज कर लो 42,420 प्लस 141.47 डिवाइडेड बाई 240, ओके। इस इक्वेशन को सॉल्व करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लो।
तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा 1.26। ओके, 1.263 इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्लियर है? ये प्रॉब्लम क्लियर है? यस सर। अक्षय, अक्षय कुछ डाउट है क्या कि चले गए? भाग गया होगा वो। नहीं सर। म्यूट किया होगा शायद। हाँ क्लियर हो अभी तक तो फिर लेक्चर में। ठीक है, तो कितना ये कुछ डाउट है क्या इसमें? नो सर। ओके ओके ओके। तो लास्ट वाला आज के लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम है, और एक ये ट्राई करो, ये ट्राई करते हैं लास्ट। ये गेट 2000 इसका 2002 का है, ये गेट 2002 का है। ओके, ओके। सो दिस इज ए गुड प्रॉब्लम। एक स्पेरिकल शेल है, स्पेरिकल शेल है, ठीक है। स्पेरिकल शेल के अंदर कुछ फ्लूइड है, ठीक है। तो ये स्पेरिकल शेल का डायमीटर दिया हुआ है 200 mm, ठीक है, और थिकनेस दिया हुआ है 1 mm, ठीक है। मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है 600 मेगापास्कल, ठीक है। मटेरियल का अल्टीमेट भी दिया हुआ है 800 मेगापास्कल। यील्ड एंड्योरेंस लिमिट दिया हुआ है 400 मेगापास्कल, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है अकॉर्डिंग टू दिस गुडमैन्स लाइन, अकॉर्डिंग टू गुडमैन क्राइटेरिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। और ये क्या हो रहा है, स्पेरिकल शेल के अंदर प्रेशर जो है वो वेरिएबल है, वो प्रेशर वेरी हो रहा है। प्रेशर वेरीज फ्रॉम 4 मेगापास्कल to 8 megapascal. Okay, so the pressure inside this cylinder varies, this spherical shell varies from 4 megapascal to 8 megapascal. So अभी देखो सरफेस पे कोई स्ट्रेस एलिमेंट अगर हम लेते हैं इसमें, स्फेरिकल शेल की वजह से सरफेस पे हम अगर कोई स्ट्रेस एलिमेंट लेते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरनल प्रेशर, इसमें दो स्ट्रेस कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेसेस आएंगे, दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2, ठीक है। अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें यूनिएक्सियल लोडिंग था, यहाँ पे कंबाइंड लोडिंग है। बट सर गुडमैन्स क्राइटेरिया तो यूनिएक्सियल लोड के लिए है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं वो फेलियर क्राइटेरिया है, ठीक है। गुडमैन्स क्राइटेरिया वो सब फेलियर क्राइटेरिया है। अगर हम लोग कंबाइंड लोडिंग यूज करना है तो मैंने पहले ही आज क्या डिस्कस किया था, पहले क्या करो, इसका भी मीन और एम्पलीट्यूड निकालो, इसका भी मीन और एम्पलीट्यूड निकालो, ठीक है। फिर डिस्टॉर्शन एनर्जी यूज करके इफेक्टिव मीन और इफेक्टिव एम्पलीट्यूड निकालो, उसको गुडमैन में प्लॉट करना है, उसमें उसको गुडमैन में पुट करना है, ठीक है। अच्छा, ये हमने आज का रिकॉर्डिंग फिर से चेक करना, रिकॉर्डिंग हो रहा है फिर से चेक करना, पहले ही मैंने डिस्कस किया था। अगर ये मल्टीपल लोडिंग्स है साइमल्टेनियसली तो क्या करना है, इसका मीन निकाल लो पहले, मीन और एम्पलीट्यूड, इसका भी मीन और एम्पलीट्यूड निकालो, ठीक है। अब डिस्टॉर्शन एनर्जी से, अब डिस्टॉर्शन एनर्जी में पुट करके इफेक्टिव मीन और ये निकालो, एम्पलीट्यूड निकालो, फिर यूज करो गुडमैन या सोडरबर्ग, ठीक है। तो सिग्मा, तो अभी देखो, अभी सब्जेक्टेड टू प्रेशर स्पेरिकल शेल में सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 होता है, और वो होता है PR/2T, ठीक है। ये सॉम में डेरिवेशन हम करेंगे, सॉम में हम डेरिवेशन करेंगे, ये PR/2T होता है ये स्ट्रेस, ठीक है। तो मिनिमम स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 मिनिमम इक्वल टू सिग्मा 2 मिनिमम
प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 रेडियस 100 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है 200 हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा 1 मैक्सिमम, सिग्मा 2 मैक्सिमम 8 into 100/2 400 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों स्ट्रेसेस का मिनिमम मैक्सिमम है, दोनों स्ट्रेसेस का, तो दोनों स्ट्रेसेस का मीन और एम्पलीट्यूड निकाल लो। सिग्मा 1 मीन क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन बाई 2 मतलब 300। सिग्मा 1 एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 400 माइनस 200/2 मतलब 100, ठीक है। सिमिलरली सिग्मा 2m क्या हो जाएगा 300, सिग्मा 2 एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखो ये हो गया, तो इफेक्टिव मीन स्ट्रेस पहले निकाल लो, इफेक्टिव मीन स्ट्रेस डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी से, ठीक है। डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी से इफेक्टिव मीन स्ट्रेस निकाल लो, तो इस केस के लिए इफेक्टिव मीन स्ट्रेस 300 ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इफेक्टिव मीन स्ट्रेस 300 ही आएगा इस केस के लिए, ठीक है। और एम्पलीट्यूड, इफेक्टिव एम्पलीट्यूड स्ट्रेस भी 100 ही आएगा इस केस के लिए, डिस्टॉर्शन एनर्जी से निकालना पड़ेगा, वो इतना ही आएगा, ठीक। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके ओके, यहां तक क्लियर है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या करना है, अब गुडमैन लाइन में प्लॉट करना है, गुडमैन लाइन में पुट करना है। अब गुडमैन लाइन में क्या क्या करेंगे, ये इफेक्टिव वाला पुट करेंगे, तो गुडमैन लाइन में क्या हो जाएगा सिग्मा m बाई SQT प्लस सिग्मा a बाई SE इक्वल्स टू 1 बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो सिग्मा m कितना हो गया है 300, QT कितना हो गया, QT दिया है 800, ठीक है। सिग्मा a कितना हो गया 100, और एंड्योरेंस लिमिट कितना दे दिया, एंड्योरेंस लिमिट 400, ठीक है, इक्वल्स टू 1/n। तो इसको सॉल्व करेंगे 5/8 होएगा 1/n 1.6 आ रहा है, ठीक है, n इक्वल्स टू 1.6 आ रहा है। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब देखो ये मेडिसी के सॉल्यूशन में बुक में शायद कुछ गलत दिया है, उन्होंने 1.4 दिया है, ठीक है। मेडिसी के सॉल्यूशन बुक में शायद 1.4 दिया है, या ए इसमें भी शायद 1.4, वो गलत दिया है, ठीक है, वो शायद गलत दिया है, थोड़ा चेक करना, ठीक है। तो प्लीज चेक, ये सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन ये है, आंसर इसका ये है 1.6 है, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशन बुक्स में थोड़ा गलत दिया है, वो थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज इतना तक ही रहने देते हैं, एमडी का ऑलमोस्ट 50% खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रेक स्टार्ट करेंगे, ब्रेक्स फिर क्लचेस, ब्रेक्स, उसके बाद बोल्टेड एंड रिवेटेड जॉइंट्स, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने दो। यस सर, ओके। हाँ, तो कल एंजॉय करो, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। कल के लिए हैप्पी न्यू ईयर, कल क्लास Happy नहीं New Year, होगा, 2 जनवरी से फिर से हम लोग ओके। कंटिन्यू करेंगे। हाँ चलेगा चलेगा तक, ओके। हाँ, Happy New Year, सेकेंड ऑफ जनवरी से हम कंटिन्यू करेंगे, कल क्लास नहीं होगा, कल मुझे काम है, ठीक है। सेकेंड Okay, sir, जनवरी okay. से 4 बजे से हम लोग लेक्चर लेंगे, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, यस। ओके सर। ओके, ठीक है। तो हैप्पी न्यू ईयर। सर सर वो गुडमैन्स क्राइटेरिया और सोडरबर्ग और वो गर्बर्स क्राइटेरिया कब यूज करना है, वे कैसे समझेगा? देखो वो बोला ना मैंने, आज का पूरा लेक्चर्स में तो हमने वही डिस्कस किया है। देखो फैटिग लोडिंग जब भी होगा तब हम लोगों के पास 2 तरीके के, ठीक है, मैं फिर से बताता हूं। देखो फैटिग लोडिंग जब अभी कोई डायनामिक अगर लोडिंग है, मान लो देखो कोई भी स्ट्रक्चर अगर डायनामिक लोडिंग में है तो उसमें किस तरीके के हो सकते हैं, 2 तरीके के डायनामिक लोडिंग हो सकता है। आइदर फ्लक्चुएटिंग लोडिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो फ्लक्चुएटिंग है, इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा मीन भी नॉन जीरो रहेगा, सिग्मा एम्पलीट्यूड भी नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। अगर इस तरीके का लोडिंग है, कोई भी इस तरीके का अगर कोई लोडिंग है, तभी हमको जाके क्या करना है, ये गुडमैन लाइन
सोडरबर्ग लाइन या जर्बर्ग पैराबोला यूज करना है। ठीक है, क्लियर? हाँ सर, लेकिन वो तीनों में से कौन सा यूज करना है, वो कौन सा मतलब पर्टिकुलर टाइम पे तीनों में से कौन सा यूज करना है, ये कैसे समझते हैं? नहीं, ये क्वेश्चन में तुम्हारा स्पेसिफाइड रहेगा कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है, आइदर सोडरबर्ग यूज करना है या जर्बर्ग पैराबोला या गुडमैन, वो तुम लोगों को क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहेगा। ठीक है, ओके ओके। वो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड कुछ नहीं है और बोल रहा है कि कंजर्वेटिव डिजाइन करना है, कभी कभार ये टर्मिनोलॉजी यूज करेगा, कंजर्वेटिव डिजाइन करना है, तब सोडरबर्ग यूज करना है। ओके ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहेगा कौन सा फेलियर क्राइटेरिया यूज करना है। क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। सोडरबर्ग, हाँ, क्या? कंजर्वेटिव के लिए सोडरबर्ग ना? कंजर्वेटिव डिजाइन करना है तो सोडरबर्ग, इसके अलावा स्पेसिफिकली मेंशन किया रहेगा। ओके सर। ओके, ठीक है। अब देखो, फ्लक्चुएटिंग के अलावा कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेसेस हो सकता है, कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग हो सकता है। अब कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग में हम लोग डिजाइन दो तरीके के हो सकते हैं, एक डिजाइन फॉर इनफाइनाइट लाइफ, ठीक है, और एक हो गया डिजाइन फॉर फाइनाइट लाइफ। ठीक है, दोनों तरीके के प्रॉब्लम्स हमने आज बहुत सारे किए हैं। ठीक है, डिजाइन फॉर अगर इनफाइनाइट लाइफ है तो हम लोग डायरेक्टली एंड्योरेंस लिमिट यूज करेंगे क्राइटेरिया फिर स्ट्रेस निकालने के लिए। ठीक है ना, डायमेंशंस निकालने के लिए एंड्योरेंस लिमिट इन बेंडिंग, एंड्योरेंस लिमिट इन एक्सियल या शियर हम यूज करेंगे। करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट, इसको पहले करेक्ट करना पड़ सकता है, हमने ऐसा प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है आज, एंड्योरेंस लिमिट को करेक्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्राइटेरिया एंड्योरेंस लिमिट है। ठीक, लेकिन अगर डिजाइन फॉर फाइनाइट लाइफ है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एसएन कर्व ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एसएन कर्व ड्रॉ करेंगे और एसएन कर्व से हम लोग क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइफ हम लोग स्ट्रेंथ निकालेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइफ, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन हम लोग स्ट्रेंथ कितना है वो निकालेंगे पहले। ठीक है ना, स्ट्रेंथ कितना है वो पहले निकालेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइफ स्ट्रेंथ कितना है वो हम निकाल लेंगे, उस स्ट्रेंथ को यूज करके फिर डिजाइन करेंगे। क्लियर? आइडिया क्लियर है? यस सर। देखो, आज का जो भी लेक्चर रिकॉर्डेड है, लेक्चर फिर से चेक करो, सारे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया है। ठीक है, एंड्योरेंस लिमिट को कैसे करेक्ट करना है, कैसे क्या करना है, सारे हमने किया है आज। ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स चेक करो, टोटल हमने 7-8 प्रॉब्लम किया है आज। हाँ सर। यस सर, ओके। और कुछ डाउट है क्या? सर वो डिजाइन ऑफ स्प्रिंग वगैरह वो नहीं आएगा, बेरिंग स्प्रिंग? हाँ, वो तो अभी भी बाद में है, वो तो अभी भी बचा हुआ है, नेक्स्ट के 4 क्लासेस में खत्म हो जाएगा वो। ओके सर। 50% सिलेबस हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है ना, वो देखो डिजाइन के स्टार्टिंग में ही ये 2 चैप्टर्स है, डिजाइन फॉर स्टैटिक लोडिंग एंड डायनामिक लोडिंग। तो स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग खत्म हो गया है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस इसी से आते हैं। ठीक है, अभी बाकी वाले डिजाइन एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस लाइक जैसे ब्रेक्स हो गया, क्लचेस हो गया, फिर स्प्रिंग हो गया, बियरिंग हो गया, वोल्टेज रिवेटेड, ये सब बचे हुए हैं, वो 4 क्लास में खत्म हो जाएगा नेक्स्ट। ओके सर। ठीक है, तो 2 तारीख को फिर से क्लास होगा, कल नहीं होगा। आज इधर ही खत्म करते हैं।